नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्गों के बारे में, जिसमें हमने संस्कृत के उपसर्गों के बारे में अध्ययन किया। संस्कृत के वे उपसर्ग जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए गए, इसलिए उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहा गया। 22 उपसर्गों को पढ़ा। इसके अलावा अन्य संस्कृत के और भी जो शब्द हैं जिन्हें हम उपसर्ग के रूप में काम में लेते हैं, उनके उदाहरण पढ़े। इसके बाद हमने पढ़े थे 10 हिंदी के उपसर्ग। आज हम हिंदी के शेष उपसर्गों पर चर्चा करते हैं। तो हिंदी का अगला उपसर्ग है बिन। बिन का अर्थ होता है बिना, जैसे बिन खाया यानी खाए बिना। बिन ब्याह यानी ब्याह विवाह किए बिना है। इस तरह से आगे के उदाहरणों को आप अर्थ इनका स्पष्ट करना। इसी तरह से ती का अर्थ होता है तीन। ती रंगा यानी तीन रंग वाला। ती रहा यानी तीन रास्तों का संयोग, तीन राहों का संयोग। इसी तरह से अगले उदाहरण आप स्पष्ट करना। आगे हैं दू का अर्थ होता है दो, और दू का अर्थ होता है बुरा। दू रंगा दो रंगों वाली। दू लती दो लातों वाली। दू नाली दो नालों वाली। दू राह दो रास्तों का संयोग। दोपहरी पहर मतलब दोपहर का समय। दू गुना अर्थात संख्या का दूसरा गुना। इसी तरह से दू काल दुबला हो गया। का अर्थ होता है बुरा, जैसे कायर। का पुरुष, कायर मतलब जो आदमी, जो मनुष्य बुरा है, यानी जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत का अभाव है। इसी तरह से का पुरुष यानी बुरा आदमी। का जल यानी बुरा जल। इसी तरह से अगला उपसर्ग है से का अर्थ होता है सहित। सपूत यानी पूत सहित, यानी अच्छे गुणों से युक्त जो पुत्र होता है उसे बोलते हैं सपूत। सफल यानी अच्छे फल सहित। सबल यानी बल सहित। इसी तरह से आगे जो शब्द हैं, उदाहरण हैं, इन्हें भी आप स्पष्ट करें। इसके बाद में अगला उपसर्ग आता है चिर। चिर का अर्थ होता है सदैव। चिर काल का अर्थ होता है समय। चिर का अर्थ हो गया सदैव, यानी लंबे समय तक बना रहने वाला। चिर आयु यानी जिसकी आयु सदैव बनी रहे, यानी जिसकी आयु लंबे समय तक बनी रहे। इसी तरह से आगे उदाहरण है चिर यौवन, चिर परिचित, चिर स्थायी, चिर स्मरणीय और चिर प्रतीक्षित। ठीक है विद्यार्थियों। अब अगला हिंदी का उपसर्ग है वो है न। न का अर्थ होता है नहीं। न कुल यानी जिसका कोई कुल या जिसका कोई खानदान या परिवार नहीं है। न आस्तिक यानी जो आस्तिक नहीं है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रख सकता है। इसी तरह से नग यानी जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। इसी तरह से नपुंसक, नगण्य, नैति। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला उपसर्ग है बहु। बहु का अर्थ होता है ज्यादा। बहुमूल्य जिसका मूल्य बहुत ही ज्यादा हो। बहुवचन वचन यानी जिसके वचन या जिनकी संख्या बहुत अधिक हो। इसी तरह से आगे है बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्यक, बहु उपयोग। इसके बाद हिंदी का अगला उपसर्ग है आप। आप का अर्थ होता है स्वयं। आप काज का अर्थ होता है कार्य, यानी कार्य को स्वयं करना। इसी तरह से आप बीती यानी स्वयं में बीती हुई। आप कही, आप सुने। अगला उपसर्ग है नाना। नाना का अर्थ होता है विविध। नाना प्रकार यानी विविध प्रकार। नाना रूप यानी विविध रूप। इसी तरह से नाना जाति, नाना विकार। अगला उपसर्ग है कै का अर्थ होता है बुरा। कैपूत यानी बुरा पुत्र। इसी तरह से कैलंक, कैठोर। इसके बाद उपसर्ग है सम। सम का अर्थ होता है समान। समतल जिसका तला समान हो। समदर्शी यानी जो देखने में समान हो। इसी तरह से समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज, समग्र। तो विद्यार्थियों इस तरह से संस्कृत में हमने 22 उपसर्ग थे, उनके उदाहरणों को समझा। इसी तरह से हिंदी में भी ये 22 उपसर्ग काम में लिए जाते हैं।
इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब है विदेशी उपसर्ग। अपनी भारत की जो मूल भाषा है वो संस्कृत भाषा रही है। संस्कृत से फिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी लंबे चरण से। तो अपनी हिंदी में हमने कुछ संस्कृत शब्दों को भी प्रयुक्त किया है, काम में लिया है, जिनके बारे में पीछे भी आपको बताता आया हूँ कि जिन उपसर्गों को काम में लिया उन्हें हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जिन शब्दों को हमने काम में लिया उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और उस संस्कृत से ही हमने जो नए शब्द बनाए उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, अर्थात वो हिंदी के शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा हमने विदेशों से जो भी आए हमने उन सब को आदर दिया। अपने भारत की जो संस्कृति है उसमें ये विशेष बात रही है कि अतिथि देवता के तुल्य होता है। हमने बाहर से जो भी आदमी आया उसे हमने अतिथि के तुल्य उसे आदर सम्मान दिया और उनसे हमने उनकी संस्कृति को भी स्वीकार किया, उनके शब्दों को भी स्वीकार किया। तो इस तरह से हमने कुछ विदेशी शब्दों को भी स्वीकारा। तो उन विदेशी शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के भी शब्द प्रयुक्त होते हैं, फलतः उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ विदेशी उपसर्गों की। जैसे उपसर्ग है बे। बे का अर्थ होता है रहित, यानी यहाँ पर मैंने अर्थ है वो ब्रैकेट में नहीं लिखा है। बे का अर्थ होता है रहित। जैसे उदाहरण बन गए बेघर यानी घर रहित, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ। इस तरह से बे उपसर्ग है विदेशी उपसर्ग है। दर उपसर्ग है, इसे विदेशी उपसर्ग में भी शामिल किया गया है। दर का अर्थ होता है मैं, दर असल यानी असल में, दर बार, दर खास, दर हकीकत, दर म्यान। इसी तरह से बा उपसर्ग है, ये भी विदेशी उपसर्ग है। बा का अर्थ होता है सहित, बा इज्जत अर्थात इज्जत सहित। इसी तरह से आगे के उदाहरण आप इन्हें स्पष्ट कीजिए। कम, कम का अर्थ होता है अल्प, या मैं के साथ हलंत नहीं लगेगा, त्रुटि हो गई अक्षर में टाइप करते समय। कम का अर्थ होता है अल्प यानी थोड़ा। कम अकल यानी अल्प अकल वाला, थोड़ी अकल वाला। इसी तरह से कम उम्र, कम उम्र वाला। इसके अन्य उदाहरण भी आप देखिए। ला, ला का अर्थ होता है परे, यानी ला का अर्थ होता है परे और बिना। जैसे ला इलाज यानी बिना इलाज। ला वारिस, बिना वारिस। इसी तरह से अगले उदाहरण है, उन्हें आप स्पष्ट कीजिए। आगे है ना। ना उपसर्ग है, इसे विदेशी उपसर्ग में भी शामिल किया है। ना का अर्थ होता है नहीं, यानी नापसंद, यानी जो पसंद नहीं है। इसी तरह से नाकाम, नाबालिग और इनके अन्य उदाहरण भी आप देखिए। अगला विदेशी उपसर्ग है हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर दम, हर वक्त यानी प्रत्येक व्यक्त, हर रोज, प्रतिरोज। इसी तरह से आगे के उदाहरण है, आप इन्हें स्पष्ट कीजिए। अगला विदेशी उपसर्ग है खुश। खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठ, खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू। इसी तरह से अगले उदाहरण है। इसके बाद में विदेशी उपसर्ग है बद। बद का अर्थ होता है बुरा। जैसे बदबू, बू का अर्थ क्या होता है गंध, बद यानी बुरा, यानी बुरी गंध होती है उसे हम क्या कहते हैं, बदबू कहते हैं। इसी तरह से बद चलन, जिसका चलन, जिसका चरित्र क्या हो, बुरा हो, उसे कहेंगे हम बद चलन। इसी तरह से बदमाश, बदमिजाज। अन्य उदाहरण भी आप देखिए। अगला उपसर्ग है विदेशी, वो है सर। सर का अर्थ होता है मुख्य, सर का अर्थ होता है प्रधान। जैसे सरपंच यानी पंचों में जो मुख्य है, पंचों में जो प्रधान है, उसे कहते हैं सरपंच। इसी तरह से सरदार, सरताज, सरकार। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। हमने जितने भी उपसर्ग पढ़े हैं आप इन्हें एक बार स्पष्ट करने के लिए ध्यान से इसका
श्रवण करें और एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। आगे की वीडियो में हम अन्य उपसर्गों को और लेकर के फिर हाजिर होते हैं। तब तक नमस्कार।